हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डाउट एक्सपर्ट। लास्ट लेक्चर में हमने कैविटेशन तक पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक बल्क मॉडुलस। तो आइए देखते हैं बल्क मॉडुलस क्या होता है। लास्ट लेक्चर तक जो भी हमने पढ़ाई की है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। आपके डाउट्स भी मुझे रिसीव हुए हैं, तो एक पर्टिकुलर वीडियो जो है डाउट्स के रिलेटेड बना दी जाएगी ताकि आप सबके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बल्क मॉडुलस को के से रिप्रेजेंट किया जाता है। बल्क मॉडुलस को हमेशा के से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जितने भी मॉडुलस होते हैं, चाहे बल्क मॉडुलस है, इलास्टिक मॉडुलस है, शेयर मॉडुलस है, तो ये जितने भी मॉडुलस हैं इनका फॉर्मूला लगभग सबका सेम रहता है। तो अपना बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल उसी तरह, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। मॉडुलस का फॉर्मूला ये रहता है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये मॉडुलस का फॉर्मूला होता है। लेकिन हमारे केस के अंदर यहां पर बल्क मॉडुलस की बात करें। बल्क का मतलब हुआ पूरे वॉल्यूम की। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, ये वाटर के इनसाइड है, ठीक है, किसी भी लिक्विड के, फॉर एग्जांपल वाटर, उसके इनसाइड है। तो जब भी कोई लिक्विड किसी एलिमेंट पर प्रेशर लगाता है वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है इन केस ऑफ स्टैटिक फ्लूइड। अब ये स्टैटिक फ्लूइड का या डायनेमिक फ्लूइड का क्या रिलेशन है ये बाद में देखेंगे। अभी अगर फ्लूइड रेस्ट पर है, एट रेस्ट पर है, तो वो किसी भी एलिमेंट पर नॉर्मल डायरेक्शन में, उस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा या फिर प्रेशर लगाएगा। तो इस केस में स्ट्रेस जो है वो हो जाएगा प्रेशर, दैट इज डीपी, चेंज इन प्रेशर। डीपी मतलब चेंज इन प्रेशर। अगर पी प्रेशर था और थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाएं, तो अगर मैं यहां पर प्लस डीपी थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ाऊं, तो उससे जो वॉल्यूम, ये पूरी सरफेस पे लग रहा है, पूरी वॉल्यूम पे लग रहा है, अगर वॉल्यूम पे लग रहा है तो स्ट्रेन जो होगी वो भी क्या होगी? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी। क्या हो जाएगी यहां पर? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगी। स्ट्रेन को अगर डेल्टा एल अपॉन एल से लिखते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को डेल्टा वी अपॉन वी से लिखेंगे। तो लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन वी। ये मैं साइन वी इसलिए ऐसा बना रहा हूं ताकि हम वी से वॉल्यूम जो है उससे कंफ्यूज ना हो। डिफरेंट थोड़ा साइन बना दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब प्रेशर लगाने से, प्रेशर जो है वो इस पर्टिकुलर एलिमेंट को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे वॉल्यूम क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। बट जनरल वे में जितने भी मॉडुलस होते हैं ये सबके सब पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं हमेशा। लेकिन डेल्टा वी अपॉन वी तो नेगेटिव होगा। डेल्टा पी, चलो प्रेशर बढ़ाया, ये पॉजिटिव होगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, एक नेगेटिव का साइन यहां पर लगा देता हूं ताकि जो मेरा बल्क मॉडुलस आए वो पॉजिटिव साइन में आए। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या हो गया? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी। अब देखिए, अब हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट हो उसका जो मास है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। मास क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मास को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। कल डेंसिटी का साइन रो होता है, ये हमने पढ़ा। वॉल्यूम का साइन ये होता है, ये मैंने अभी अभी आपको बताया। तो अगर मैं लिखूं कि m इज इक्वल टू रो इंटू वी और लिखूं dm, डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो एक बार रो को कांस्टेंट मानूंगा, एक बार v को कांस्टेंट मानूंगा। आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो क्या होगा? d रो इंटू वी प्लस d रो इंटू dv, ये हो जाएगा। लेकिन मास तो हमेशा कांस्टेंट है, तो मास के अंदर तो कोई चेंज नहीं होगा। तो d रो अपॉन रो इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv अपॉन v। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? तो माइनस ऑफ dv बाय v क्या हो जाएगा? d रो बाय रो। तो k की वैल्यू क्या हो गई? dp डिवाइड बाय d रो अपॉन रो। तो रो ऊपर चला जाएगा, तो बन गया k इज इक्वल टू रो इंटू डीपी बाय डी रो। के क्या है? यहां पर बल्क मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, अब इसकी रिलेशन हम निकालेंगे कंप्रेसिबिलिटी के साथ। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? देखिए, कंप्रेसिबिलिटी का पहले सिंपल मतलब समझ लेते हैं हम लोग। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है
कि अगर किसी भी बॉडी पर प्रेशर लगाने से, स्ट्रेस लगाने से अगर वो कंप्रेस हो रही है तो इसका मतलब वो कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी शो करेगा। बट मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि वाटर की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होता। इसका मतलब प्रेशर लगाने से वाटर जो है वो कंप्रेस नहीं होगा, तो इसका मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, इनकंप्रेसिबल। तो वाटर क्या हो गया, इनकंप्रेसिबल हो गया। तो ये तो हो गया बोलने के लिए। अगर मैं मैथमेटिकल शो करूं तो कंप्रेसिबिलिटी को कैसे शो कर सकता हूं वो देखिए आप। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1/k से। तो 1/k क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/ρ इंटू डी रो बाय डी पी। बस k को रिवर्स कर दिया, 1/ρ डी रो बाय डी पी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब चेंज इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करने से जो डेंसिटी में चेंज अगर नेग्लिजिबल हो तो उसको बोलेंगे इनकंप्रेसिबल। अब 1/k 1/ρ डी रो बाय डी पी अगर ये जीरो हो जाए, ये जो टर्म है ये जीरो हो जाए तो 1/k की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब वो पर्टिकुलर एलिमेंट या वो पर्टिकुलर बॉडी या वो पर्टिकुलर लिक्विड जो है वो इनकंप्रेसिबल है। तो क्या हो जाएगा, इनकंप्रेसिबल हो जाएगा। तो इन दैट केस अगर कोई बॉडी इनकंप्रेसिबल है, कोई लिक्विड इनकंप्रेसिबल है, तो उसका बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। क्योंकि 1/k जीरो है तो k की वैल्यू 1/0 और 1/0 हमेशा इंफिनिटी होता है। तो यहां पर बल्क मॉडुलस का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे क्लियर हो गया कि बल्क मॉडुलस आखिर होता क्या है। इस पे बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल अगर आपको आया भी, सिंपल न्यूमेरिकल आएगा कि बल्क मॉडुलस दे देगा, आपको प्रेशर दे देगा और आपसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछ लेगा। इस तरह बिल्कुल सिंपल वैल्यू बेस्ड न्यूमेरिकल इस पर आएंगे। जो न्यूमेरिकल है इससे रिलेटेड वो मैंने लिंक के जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं अपना। चलिए अब अपने नेक्स्ट मूव करते हैं कि यही बल्क मॉडुलस को स्टडी करेंगे दो कंडीशन में। अगर आइसोथर्मल कंडीशन है तो क्या होगा, एडियाबैटिक कंडीशन है तो क्या होगा। अब वो कंडीशंस क्या होती हैं इसके बारे में देखते हैं। चलिए अब हम स्टडी करेंगे सबसे पहले आइसोथर्मल कंडीशन को। अगर आइसोथर्मल कंडीशन है तो उस केस में बल्क मॉडुलस जो है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको देखेंगे। देखिए पहले आइसोथर्मल कंडीशन क्या होती है, इसके अंदर टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल कंडीशन में टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस अब गैस के केस के अंदर हम क्या आइडियल गैस इक्वेशन P इज इक्वल टू ρRT इसको लिख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। P इज इक्वल टू ρRT आइडियल गैस इक्वेशन है, ये हम सब जानते हैं। तो dP बाय डी रो, अगर मैंने P को रो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिलेगा R इंटू टी। अब यहां कंडीशन क्या है कि T कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है और R तो अपने आप में एक गैस कांस्टेंट होता है, इसलिए ये दोनों पड़े रहेंगे और dP बाई डी रो हम इस तरह लिख देंगे। अब बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, जल्दी बताइए। बल्क मॉडुलस हमने पढ़ा था रो इंटू dP बाई डी रो। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो दोनों तरफ रो को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो K की वैल्यू होगी ρRT और ρRT किसके इक्वल था, P के। तो KT इक्वल टू P, इसका मतलब आइसोथर्मल कंडीशन के केस में बल्क मॉडुलस की वैल्यू प्रेशर के इक्विवेलेंट हो जाती है। ये आपको जस्ट ये डायरेक्ट रिजल्ट्स जो है वो याद रखना है। कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली हमसे पूछ लिया जाता है कि इन केस ऑफ आइसोथर्मल कंडीशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस। तो चार ऑप्शन आपको दिए होंगे, आप पी को टिक लगा देंगे। एसएससी के अंदर स्टेट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम, जिसको बोलते हैं एडियाबैटिक कंडीशन। अब देखते हैं एडियाबैटिक कंडीशन। एडियाबैटिक कंडीशन क्या होती है इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले एडियाबैटिक कंडीशन के अंदर P इंटू वी टू द पावर गामा ये कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक कंडीशन में क्या है, P प्रेशर, V वॉल्यूम टू द पावर गामा ये कांस्टेंट होता है। गामा क्या होता है, इसको बोलते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स। क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक इंडेक्स।
ये जनरली वैसे मैकेनिकल टर्म्स हैं, सिविल वालों का ज्यादा इससे लेना देना नहीं है, बट मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एडियाबैटिक इंडेक्स क्या होता है? Cp अपॉन Cv। Cp क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू, सिमिलरली स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर लेंगे तो उसको बोल देंगे Cv। तो Cp अपॉन Cv, ये वैल्यूज ऑलरेडी आपको गिवन होंगी, या हो सकता है गामा की वैल्यू आपको गिवन हो, तो एडियाबैटिक इंडेक्स आपको गिवन होगा। अब ये हमारे पास कंडीशन थी कि Pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अब क्या करते हैं आपने, चलिए अब अपने लिख लेते हैं इसको, P इंटू V को अपने क्या लिख सकते हैं? V को अपने लिख सकते हैं मास अपॉन रो टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को अपने मान लेते हैं C से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कांस्टेंट को। अब मास अपने आप में कांस्टेंट है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। डेंसिटी चेंज हो सकती है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, लेकिन मास कभी चेंज नहीं होता, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। वेट भी चेंज हो सकता है, क्योंकि वेट इज इक्वल टू मास इंटू जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी भी चेंज हो सकता है, लेकिन मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब P अपॉन रो टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को मैंने C डैश बना दिया या C ही लिख दिया, मास को कांस्टेंट की साइड ले गया। अब P अपॉन रो टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमें समझ आ गया। अब आगे क्या करेंगे देखिए, अब आगे क्या होगा, हम डिफरेंशिएट करेंगे P को विद रिस्पेक्ट टू रो। तो हम लिख लेते हैं P इंटू रो टू द पावर माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे dP अपॉन डी रो। dP अपॉन डी रो जो है हम लिख लेंगे, और इसको कांस्टेंट की साइड लेके लिख देंगे। यहां पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं C इंटू रो टू द पावर गामा। सिंपली मैंने रो टू द पावर गामा कांस्टेंट की साइड ले गया। अब रो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो आया गामा इंटू रो टू द पावर गामा माइनस 1। तो dP बाई डी रो की वैल्यू होगी C गामा रो टू द पावर गामा माइनस 1। रो इंटू दोनों तरफ रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि हमारी टर्म जो है वो बल्क मॉडुलस की बन जाए, इक्वल टू C इंटू गामा इंटू रो टू द पावर गामा माइनस 1। अब ये मिलके क्या हो जाएगा, C इंटू गामा इंटू रो टू द पावर गामा, या फिर गामा इंटू C इंटू रो टू द पावर गामा। अब ये क्या था जल्दी से बताइए, ये तो P के इक्विवेलेंट था। तो रो इंटू dP बाई डी रो, ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, गामा इंटू P के इक्विवेलेंट हो गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं बल्क मॉडुलस लिख सकता हूं एडियाबैटिक कंडीशन में। तो एडियाबैटिक कंडीशन में क्या हो गया, एडियाबैटिक जो बल्क मॉडुलस है उसकी वैल्यू होगी P इंटू गामा। आइसोथर्मल के केस में हमारी वैल्यू क्या थी, के T की वैल्यू क्या थी, T टेम्परेचर कांस्टेंट था आइसोथर्मल के केस में, तो उसमें बल्क मॉडुलस की वैल्यू थी गामा, सॉरी P, और इस केस में हो जाएगी गामा इंटू P। तो ये दोनों रिजल्ट्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। चलिए अब अपने मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी को डिटेल में स्टडी करते हैं। अब देखते हैं विस्कोसिटी क्या होता है। अब विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन विस्कोसिटी से पहले हम दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला है कोहेशन। अब बात करते हैं कोहेशन की, और सेकंड है एडहेशन। कोहेशन एंड एडहेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, और बच्चे जनरली इन दोनों में कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो आज अपने कुछ ऐसा पढ़ेंगे कि हमारी कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगी, और हमें क्लियर भी हो जाएगा कि कोहेशन और एडहेशन क्या होते हैं और इसमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए, कोहेशन का मतलब होता है बॉन्डिंग या इंटरेक्शन बिटवीन सेम पार्टिकल्स। कोई भी दो सेम पार्टिकल्स के बीच में जो भी बॉन्डिंग होगी, जो भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, उसको बोलते हैं कोहेशन। और एडहेशन जो है वो अट्रैक्शन या बॉन्डिंग या इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट पार्टिकल्स।
जब भी दो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स होगा उसको बोलेंगे एडेशन। ये दोनों ही अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, एक तरह के क्या है, अट्रैक्शन फोर्सेस हैं। बट कोहेशन सेम पार्टिकल्स में होता है और एडिशन टू डिफरेंट पार्टिकल्स में। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक ग्लास ट्यूब ले ली और इस ग्लास ट्यूब के अंदर मैं वाटर को फिल करूं, तो यहां पर जो बॉन्डिंग है वो वाटर मॉलिक्यूल और ग्लास के मॉलिक्यूल दोनों में होगी। तो एक वाटर और एक ग्लास, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको बोलेंगे एडेशन। बट अगर यहां इंटरनल बात करूं सिर्फ दो वाटर के मॉलिक्यूल में, तो वाटर वाटर की जो बॉन्डिंग होगी उसे बोलेंगे कोहेशन। अभी आपको क्लियर हुआ कोहेशन और एडेशन क्या चीज होती है। कोहेशन सेम पार्टिकल में, अब देखिए लिखते हैं एडेशन डिफरेंट पार्टिकल में है, कोहेशन सेम पार्टिकल में है। ठीक है, तो अब इसको लर्न कैसे करेंगे। आज डायरेक्ट काउंटर स्ट्राइक खेलने चलेंगे। क्या फॉर्मूला बना, आज डायरेक्ट काउंटर स्ट्राइक खेलने चलेंगे। आज मतलब एडिशन, डी मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल, सी इज कोहेशन, एस मतलब सेम मॉलिक्यूल। आज डायरेक्ट काउंटर स्ट्राइक खेलने चलेंगे। कॉलेज वाले अच्छे से जानते हैं काउंटर स्ट्राइक क्या होता है ना। तो चलिए, अब अपने को ये याद हो गया कि ए डी सी एस मतलब क्या है, लिंक कैसे करना है। और अब आप कभी भी ये नहीं भूलोगे कि कोहेशन और एडिशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। ठीक है, चलिए अब मेरे को एक बात बताइए कि आप नई जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसको बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। क्या पढ़ेंगे हम, नो स्लिप कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए नो स्लिप कंडीशन क्या होती है। मान लीजिए ये एक बाउंड्री है, ठीक है, ये एक बाउंड्री है, इसके ऊपर एक लिक्विड फ्लो कर रहा है। लिक्विड जो है वो लेयर्स की टर्म्स में जो है लेयर्स में फ्लो कर रहा है। कोई भी लिक्विड है या कोई भी फ्लूइड है वो लेयर की फॉर्म में चलता है। तो मान लेते हैं कि ये लेयर्स हैं, ये जो मैंने डैश डैश बनाया ये लेयर्स हैं। तो एक लेयर ऐसी होगी जो बाउंड्री के बिल्कुल ऊपर होगी। अगर मैं मान लूं कि बाउंड्री के बिल्कुल ऊपर है तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं आपने, ये मेरी बाउंड्री है और ये लेयर है वो वाली। तो अब ये जो लेयर है ये बाउंड्री से पूरी तरह जो है वो स्टिक हो जाएगी, चिपक जाएगी, जिसके कारण इस लेयर की जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। अगर मैं ये मान रहा हूं कि ये लिक्विड फ्लो कर रहा है v वेलोसिटी से, तो इस लेयर की जो लेयर पूरी तरह अटैच है बाउंड्री से, उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी। इसको बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन, मतलब इसकी कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी। ठीक है, अब लेकिन जो इसके जस्ट ऊपर वाली लेयर है वो तो उसकी तो वेलोसिटी होगी, वो तो बाउंड्री से स्टिक नहीं है, उससे नहीं अट्रैक्टेड है। तो क्या होगा, तो इस लेयर के कंपैरिजन में ये जो ऊपर वाली लेयर है ये मूव करने की कोशिश करेगी। ये लेयर है, ये बाउंड्री है, अब ये लेयर जो है इसके कंपैरिजन में मूव करने की कोशिश करेगी इस साइड में। तो क्या होगा, ये जो बॉटम वाली लेयर है वो उसके जो पार्टिकल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं और ये ऊपर वाली के मॉलिक्यूल्स हैं। अब सेम वाटर मॉलिक्यूल है तो बताओ इसमें कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होगा, इसके अंदर कोहेशन होगा। तो कोहेशन के कारण ये मॉलिक्यूल्स इस लेयर को मूव नहीं करने देंगे। बट ये लेयर जो है वो जबरदस्ती, हमने v स्पीड दे रखी है तो इसको मूव तो करना पड़ेगा। तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, ये जो कोहेशन बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। तो जब ये ब्रेक होगा तो एक तरह का इंटरनल रेजिस्टेंस इस लेयर को फील करना पड़ा। इसको क्या फील हुआ, एक इंटरनल रेजिस्टेंस फील हुआ फ्लो होने के अंदर। इस इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, इस इंटरनल रेजिस्टेंस को बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एक तरह का इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि फ्लूइड के पार्टिकल्स जो हैं, किसी भी लिक्विड के पार्टिकल्स आपस में बॉन्डिंग के कारण इस इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करते हैं। वो बॉन्डिंग किस कारण होती है, कोहेशन के कारण। इसका मतलब विस्कोसिटी जो है वो पूरी तरह किस पे डिपेंड कर रही है, कोहेशन पे। एडेशन से विस्कोसिटी का कोई लेना देना नहीं है। कई बार एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विस्कोसिटी इज ड्यू टू
कोहेशन, एडेशन, बोथ और नन ऑफ द अबव, तो आंसर हो जाएगा कोहेशन ओनली। समझ गया? तो कोहेशन का रोल किस में आ गया? विस्कोसिटी में आ गया। अब देखिए, अब लेकिन होता क्या है, हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, सिर्फ लिक्विड की बात तो नहीं कर सकते, हमें किसकी बात भी करनी पड़ेगी, साथ साथ गैस की बात भी करनी पड़ेगी। अब देखिए, अब गैस जो है उसके मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से इधर उधर भाग रहे थे। एक कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर में मैंने गैस को रखा तो वो इधर उधर भाग रहे थे। अब क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिलेटिव टू द लिक्विड बात करूं तो वो बहुत दूर दूर होते हैं। अगर वो दूर दूर है तो उसके अंदर जो कोहेशन फोर्स है वो बहुत कम होता है, बहुत मिनिमम होता है। रेयर जो है वो हमें कोहेशन देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी इसके अंदर विस्कोसिटी जरूर होती है। अब बात करते हैं विस्कोसिटी आई कहां से। ये क्या है, ये पार्टिकल आपस में कंटिन्यूसली एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, इसको बोलेंगे इंटरनल कोलिजन। क्या बोलेंगे? इंटरनल कोलिजन बोलेंगे। इंटरनल कोलिजन के कारण एक दूसरे से टकराते रहेंगे, या रैंडमनेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रैंडमनेस। रैंडमनेस के कारण बहुत रैंडमली अरेंज हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, जिसके कारण अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल को मूव करना पड़े, एक मॉलिक्यूल को मूव करना पड़े, तो उसको बहुत सारे पार्टिकल से कोलाइड होते हुए मूव करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बाकी जो पार्टिकल्स हैं वो उसको, उसके मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और जब भी किसी के मोशन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो वो फ्रिक्शन, जो इंटरनल फ्रिक्शन उसको मिला, उसको गैस के केस में क्या बोल देंगे? विस्कोसिटी बोल देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड के केस में विस्कोसिटी का कारण था कोहेशन, बट गैस के केस में विस्कोसिटी का जो रीजन है वो कोहेशन नहीं था, वो था इंटरनल कोलिजन या फिर रैंडमनेस। तो अब हमें समझ आ गया कि विस्कोसिटी आखिर होता क्या है, विस्कोसिटी किसके कारण होता है, कोहेशन क्या होता है, एडेशन क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों है, नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन क्या चीज होती है। नो स्लिप का मतलब है, समझे ना आप, कि जो ये पार्टिकल्स हैं ये इसके ऊपर स्लिप नहीं कर सकते, वो चिपक जाएंगे। जो बिल्कुल फर्स्ट लेयर है वो इस पे स्टिक हो जाएगी बाउंड्री पर, और वो मूव नहीं करेगी, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसलिए उसको बोलते हैं नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन। तो ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हम समझ गए हैं। चलिए अब मूव करते हैं, विस्कोसिटी को मैथमेटिकली डिराइव करते हैं। आइए अब देखते हैं कि विस्कोसिटी को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, ये है वेलोसिटी प्रोफाइल। मान लीजिए ये एक सरफेस है और इसके ऊपर लिक्विड जो है कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है। ये हमारा कोई लिक्विड है जो इसके ऊपर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब मैंने आपको अभी अभी बताया कि नो स्लिप कंडीशन क्या होती है, कि एकदम बाउंड्री पर फ्लूइड की विस्कोसिटी, जो लिक्विड की विस्कोसिटी क्या है, 0 होगी। तो यहाँ वेलोसिटी क्या है, 0। धीरे धीरे वेलोसिटी जो है पैराबोलिक शेप में ग्रो करेगी, और एक टाइम आएगा जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब है जो फ्लूइड की एक्चुअल वेलोसिटी थी जिससे वो फ्लो कर रहा था वो अटेन कर लेगा। और ये जो बाउंड्री लेयर मैंने आपको दिखाई है, ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल है, ये बहुत कम इसकी जो है वो थिकनेस होती है, ठीक है। वो दिखाने के लिए आपको इतना बड़ा दिखाया गया, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, बहुत छोटी सी थिकनेस के अंदर ये सब काम हो जाता है, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, मैंने किसी वाई डिस्टेंस पर एक पर्टिकुलर लेयर को लिया जिसकी वेलोसिटी थी u, और उसके ऊपर dy डिस्टेंस पर dy और ऊपर लिया डेप्थ पर u प्लस डी वेलोसिटी थी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो है जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, बाउंड्री से ऊपर जाने पर वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी अगर u है तो मान लेते हैं कि dy डिस्टेंस ऊपर जाने पर du वेलोसिटी बढ़ गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो ऊपर वाली है, ये वाली जो लेयर है ये रही, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी जो है वो है u प्लस डी, और जो नीचे वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी है u। तो ये फास्ट मूविंग लेयर हो गई, ये स्लो मूविंग लेयर हो गई। ये समझ आ गया। अब ये वेलोसिटी प्रोफाइल कैसे बनी और ये सब हम आगे देखेंगे। फिलहाल ये देख लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि नो स्लिप कंडीशन के कारण वेलोसिटी 0 हुई और धीरे धीरे वेलोसिटी अपनी नॉर्मल, जो उसकी नॉमिनल वेलोसिटी है, उसको अटेन कर लेगी ये प्रोफाइल, ठीक है। तो ये फास्ट मूविंग लेयर है, ये स्लो मूविंग लेयर है। अब जो फास्ट मूविंग लेयर है वो आगे जाने की कोशिश करेगी, लेकिन जो नीचे वाला जो उसकी लेयर है वो उसको रेस्ट्रिक्ट करेगी। बताइए, जल्दी बताइए, क्यों रेस्ट्रिक्ट करेगी? इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा। क्यों आएगा? विस्कोसिटी के कारण आएगा। विस्कोसिटी क्या होता है? कोहेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो मॉलिक्यूल्स इस दोनों लेयर के सेम मॉलिक्यूल्स हैं,
उन दोनों के अंदर सेम लिक्विड है तो सेम मॉलिक्यूल, तो इन दोनों के अंदर जो एक इंटरनल फ्रिक्शन आया उसके कारण ये फास्ट मूविंग लेयर जो है ये लेयर इसको स्लो करने की कोशिश करेगी। कैसे? एक टाउ शेयर लगाकर इसको स्लो करने की कोशिश करेगी। न्यूटन थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो स्लो मूविंग लेयर के ऊपर क्या लगेगा? एक उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एक शेयर लग जाएगा। अब ये शेयर कहां से आया ये भी हमें समझ आ गया। अब क्या करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि इस टाउ शेयर का इंपैक्ट क्या आया, इसको स्टडी करते हैं। अब मान लीजिए ये मैंने ये जो पर्टिकुलर ये दोनों एलिमेंट थे इसको यहाँ रिप्रेजेंट किया, ये dy डिस्टेंस है, ये u स्पीड से मूव कर रही है लेयर, ये u प्लस du से। अगर मैं ये बोलूं कि dt टाइम में, dt एक स्मॉल टाइम है, उस स्मॉल टाइम में इस लेयर ने उस लेयर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको देखते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? u स्पीड थी इनटू dt टाइम। तो मान लीजिए ये a डिस्टेंस हो गया, तो ये a डिस्टेंस किसके इक्वल हो गया? u प्लस dt के, u इंटू dt के। अब ऊपर वाली लेयर जो है उसने u प्लस du वेलोसिटी इंटू dt से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया देखते हैं। तो u इंटू dt प्लस du इंटू dt। अब u इंटू dt तो क्या हो गया? a हो गया, और ये क्या हो गया? da हो गया। अब a जस्ट एक डिस्टेंस है, a से डिनोट कर रहा हूं मैं, तो u dt तो ये डिस्टेंस हो गया और du dt ये हो गया। अब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर वाली लेयर इतना डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर गई, जिसके कारण एक शेयर फोर्स लगा था, शेयर स्ट्रेस लगी थी, तो शेयर के कारण स्ट्रेन आई जो डी थीटा, इसको बोलेंगे शेयर स्ट्रेन। क्या बोलेंगे इसको? शेयर स्ट्रेन बोलेंगे। क्यों आई ये शेयर स्ट्रेन? क्योंकि शेयर स्ट्रेस लगी थी। शेयर स्ट्रेस क्यों लगी थी? क्योंकि फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी थी। विस्कोसिटी क्यों थी? क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर इंटरनल जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था कोहेशन के कारण। ठीक है जी। अब अपने को यह समझ आ गया कि डी थीटा शेयर स्ट्रेन जो है वो डेवलप हो गया। अब देखते हैं डी थीटा की वैल्यू क्या होगी। डी थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा की फॉर्मूला क्या होता है? दिस अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा du डॉट dt डिवाइड बाई dy। dt को इधर ले आते हैं तो d थीटा अपॉन dt, इसकी वैल्यू होगी du अपॉन dy। मतलब y डिस्टेंस, dy डिस्टेंस चेंज करने से जो वेलोसिटी चेंज हुई, तो du अपॉन dy इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? स्पेस के साथ वेलोसिटी का चेंज होना, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। दोस्तों एक बात बता सकते हो, अगर आपने कभी यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो पढ़ा है तो आपको पता होगा यूनिफॉर्म फ्लो वो होता है जिसके अंदर जो स्पीड स्पेस के साथ चेंज ना हो, उसको यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं। इसी तरह स्टेडी फ्लो क्या होता है? जिसमें टाइम के साथ वेलोसिटी या फिजिकल पैरामीटर्स चेंज ना हो। ये हम ओपन चैनल के अंदर बहुत डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हमें ये समझ आ रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या हो जाता है, कि यूनिफॉर्म फ्लो में होता है कि वेलोसिटी स्पेस के साथ चेंज नहीं होती, सिंपल। बट यहाँ dy स्पेस के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब जब भी विस्कोसिटी एग्जिस्ट करेगी, जब भी किसी फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी होगी, वो फ्लो हमेशा क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। एटलीस्ट उस पर्टिकुलर रीजन में तो जरूर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा जहां पर विस्कोसिटी जो है उसका इफेक्ट रहेगा, जिसके कारण ये डी थीटा शेयर स्ट्रेन रहेगी, वहां पर ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो जरूर रहेगा। अब तो ये डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो गया? ये हो गया रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन क्या है? सिर्फ डी थीटा, लेकिन अगर टाइम के रिस्पेक्ट में बात करें तो वो बन जाएगा रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। क्या हो गया? रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। अब हम एक लॉ पढ़ते हैं, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या कहता है कि जो शेयर स्ट्रेस है टाउ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के। अगर किसी भी फ्लूइड के अंदर shear stress is directly proportional to rate of shear strain है, तो उस लिक्विड को बोलते हैं न्यूटोनियन
फ्लूइड क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं उनको। अब न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं, जिसमें शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन हो। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, नॉट ओनली शियर स्ट्रेन, इट्स रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। सॉलिड में शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था शियर स्ट्रेन के, सॉलिड में शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था शियर स्ट्रेन के, लेकिन लिक्विड के केस में क्या हो जाएगा, फ्लूइड्स में शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होगा। यह बात आप हमेशा याद रखिए। अब अगर ऐसा है, अगर ये बेसिक चीजें हमें समझ आ गई तो देखिए फिर तो हमें विस्कोसिटी का सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब शियर स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के, तो इसका मतलब शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा du अपॉन dy के, क्योंकि d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू du अपॉन dy। तो इसका मतलब टाउ का अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करूंगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलता हूं मैं म्यू, तो इनटू du अपॉन dy। तो टाउ की वैल्यू क्या हो गई, म्यू इंटू du अपॉन dy। यहां पर du अपॉन dy जो है वो है वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। और अब मेरे को बताओ जल्दी म्यू क्या है, म्यू यहां पर दोस्तों है विस्कोसिटी। क्या हो जाएगा म्यू यहां पर, विस्कोसिटी के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, विस्कोसिटी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपने आगे क्या देखेंगे, अब अपने देखते हैं कि विस्कोसिटी जो है वो कब कब चेंज हो सकती है, कब वो कांस्टेंट रहेगी, स्पेशली जब हम टेम्परेचर या प्रेशर की कंडीशन, क्योंकि फ्लूइड के केस में मेनली टेम्परेचर एंड प्रेशर ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर वो चेंज होते हैं तो विस्कोसिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा उसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे और हम देखेंगे विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, इसको हम अच्छे से देखेंगे। चलिए देखिए, विस्कोसिटी की जो यूनिट है वो होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब आप ये देखते हैं कि इसको डिराइव क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये देखते हैं। देखिए टाउ जो है इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस है ना ये शियर स्ट्रेस, तो फोर्स पर यूनिट एरिया। अब म्यू की यूनिट पता नहीं है, डी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और डी वाई क्या हो जाएगा, मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल, तो सेकेंड यहाँ क्या हो जाएगा म्यू इंटू 1 अपॉन सेकेंड, सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये किसकी यूनिट हो गई, विस्कोसिटी की यूनिट हो गई। अब अगर मैं इसको किलोग्राम में लिखूंगा तो इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर सेकेंड। क्या यूनिट होती है इसकी, किलोग्राम मीटर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। कन्वर्ट करके देखते हैं, आई अब अपने कन्वर्ट करके देखते हैं कि ये यूनिट कैसे किलोग्राम में कन्वर्ट होगी, तो हमें यूनिट समझ आ जाए। क्योंकि जनरली स्टेट एग्जाम्स में यूनिट के साथ बहुत अच्छे से खेलते हैं स्टेट वाले, इसलिए यूनिट्स हमेशा क्लियर रखनी है। देखिए न्यूटन को कैसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, ये न्यूटन हो गया, सेकेंड का सेकेंड डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। एक सेकेंड से एक सेकेंड कट गया, मीटर से मीटर कट गया, तो क्या बचा, किलोग्राम अपॉन मीटर सेकेंड बचा, तो मीटर सेकेंड। ये हो गया अपना न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये भी विस्कोसिटी की यूनिट है। किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, ये भी विस्कोसिटी की यूनिट है। अगर मैं इसको लिखूं ग्राम अपॉन सेंटीमीटर सेकेंड, सीजीएस यूनिट में मैंने लिखा, ये एसआई यूनिट थी, इसको मैंने सीजीआई यूनिट में, सीजीएस यूनिट में लिखा। सीजीएस क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड यूनिट में लिखा, तो इसको बोलते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड को बोलते हैं पोइज। इसको क्या बोलते हैं, पोइज। किसके इक्वल है, ये 1 पोइज के इक्वल होता है। किसके इक्वल है, 1 पोइज के। तो पोइज किसकी यूनिट होती है, विस्कोसिटी की यूनिट होती है। तो अभी कितनी सारी यूनिटें हमने देख ली। एक काम करते हैं, पहले एक रिलेशन और देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम सारी यूनिट्स को एक इकट्ठी साथ में लिख के और साथ में देख लेंगे कि क्या क्या है। अब देखिए ग्राम को अगर मैं किलोग्राम में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम डिवाइड बाय, सेंटीमीटर को मीटर में लिखूं तो 1 इंटू 10⁻² मीटर सेकेंड, तो सेकेंड ही रहेगा।
तो क्या बना 1/10 किलोग्राम मीटर सेकंड। ये किसके इक्वल हो गया 1 पोइस के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है किसके इक्वल हो गया 10 पोइस के। अब 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 10 पोइस के इक्वल हो गया। अब पोइस की रिलेशन समझ आ गई कि हमें किसके साथ क्या है। तो ये सारी यूनिट्स को एक बार आप खुद अपनी नोटबुक पे, रफ नोटबुक पे इसको सबको चेंज करके अच्छे से दिमाग में रख लेंगे कि विस्कोसिटी की सारी यूनिट्स क्या क्या होती है। ठीक है, चलिए अब अपने एक काम करते हैं, सारे यूनिट्स को एक साथ लिख लेते हैं ताकि समझ आ जाए कि यूनिट्स हमने क्या क्या पढ़ी। ठीक है, चलिए देखते हैं। विस्कोसिटी की सबसे पहली यूनिट हमने पढ़ी 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसको मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मैं पास्कल सेकंड भी लिख सकता हूं। न्यूटन पर मीटर क्या होता है पास्कल, पास्कल सेकंड भी इसकी यूनिट होगी। तीसरे नंबर पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये भी इसकी यूनिट होगी। ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, ये भी इसकी यूनिट होगी। पोइस, ये भी विस्कोसिटी की यूनिट हो गई। अब अपने को सारी यूनिट जो है समझ आ गई और ये भी पता लग गया कि 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 पोइस होता है। किसी भी यूनिट को आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी ये तीनों क्या हैं इक्वल हैं और सिमिलरली ये दोनों क्या हैं इक्वल हैं। ठीक है, ये सारी यूनिट्स जो हैं वो आप अपने माइंड में रखेंगे। चलिए अब आइए देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी। देखिए विस्कोसिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम सब लोग जान चुके हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं विस्कोसिटी को? विस्कोसिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, म्यू को विस्कोसिटी भी बोलते हैं और डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं। तो देखिए अब मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से बता दूं कि जब भी हम डायनेमिक्स पढ़ेंगे, जब भी डायनेमिक वर्ड आएगा उसकी यूनिट के अंदर किलोग्राम फोर्स श्योर होगा। क्या यूनिट में किलोग्राम फोर्स श्योर होगा। लेकिन जब भी हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जब भी हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर कभी भी किलोग्राम का यूज नहीं होगा। अब ये किलोग्राम की क्या रिलेशन है डायनेमिक और काइनेमेटिक वर्ड से, ये हम जब फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे उसके अंदर बताऊंगा। फिलहाल यूनिट को लर्न करने का तरीका बता रहा हूं कि डायनेमिक विस्कोसिटी में हमेशा किलोग्राम आएगा ही आएगा और काइनेमेटिक में कभी भी किलोग्राम नहीं आएगा। अगर डायनेमिक विस्कोसिटी एग्जिस्ट कर रही है, फ्लूइड डायनेमिक्स एग्जिस्ट करता है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स एग्जिस्ट करता है, तो फिर काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी जरूर एग्जिस्ट करेगी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी एग्जिस्ट करेगी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, या नीटा भी बोल देते हैं कुछ लोग। ये म्यू, ये न्यू, दोनों भाई बहन आपस के अंदर, एक म्यू और एक न्यू। अब अपने देखते हैं न्यू को। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन रो, मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सॉरी डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। तो म्यू अपॉन रो क्या हो जाएगा? काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो जाएगी। अब इसकी यूनिट क्या है? ऊपर क्या है? डायनेमिक विस्कोसिटी, तो उसकी यूनिट होती है 1 न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी की यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो काइनेमेटिक जो डायनेमिक विस्कोसिटी है इसको हम 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड में भी लिख सकते हैं ताकि दोनों ऊपर नीचे किलोग्राम आ जाए। अब देखिए किलोग्राम से किलोग्राम डिडक्ट हो गया तो क्या बचा? मीटर से 1 मीटर गया, ठीक है, तो बच गया मीटर ऊपर आ जाएगा, सेकंड नीचे, तो मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसकी किसकी यूनिट हो गई? ये हो गई काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट हो गई। अब 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे? 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 इंटू 100 हो गया 10⁴। तो 10⁴ इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं स्ट्रोक। क्या बोल देंगे? स्ट्रोक। तो स्ट्रोक किसकी यूनिट हो गई? काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। तो बताइए पोइस किसकी यूनिट थी? पोइस थी डायनेमिक की, और काइनेमेटिक की यूनिट क्या हो जाती है? स्ट्रोक। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर
पर सेकंड में 1 स्ट्रोक होता है और 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कितने स्ट्रोक्स होते हैं? 10⁴ स्ट्रोक्स होते हैं। ये हमने बात कर ली यूनिट्स की भी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की भी। अब मैं आपको कुछ डेटा बता रहा हूं, उनको आपने हमेशा याद रखना है अपने दिमाग में, क्योंकि स्टेट एग्जाम्स में, एसएससी में, ईएससी के प्रीलिम्स में, गेट में इतना नहीं, लेकिन बाकी एग्जाम्स में सब में ये चीजें बहुत हैंडी होनी चाहिए। डायरेक्ट जो क्वेश्चन है थ्योरेटिकल इसमें से आ सकता है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो है वो होती है 1.002 सेंटीपोइज। अब आप बोलोगे सर आपने पोइज तो बता दिया, सेंटीपोइज क्या होता है ये नहीं बताया। तो बेटा जैसे 1 मीटर होता है और 1 सेंटीमीटर होता है, उसी तरह से पोइज और सेंटीपोइज होता है। सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻²। उसी तरीके से तो 1 सेंटीपोइज इक्वल टू 10⁻⁻² पोइज पर सेंटी का मतलब 10⁻⁻² से होता है। तो 1.002 सेंटीपोइज हो गई यूनिट, किसकी वैल्यू किसकी हो गई? डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। और एयर की डायनेमिक विस्कोसिटी होती है 0.0183 सेंटीपोइज। ये आपने याद रखनी है, जो कि अब वाटर की विस्कोसिटी जो डायनेमिक विस्कोसिटी है एयर के कंपैरिजन में 50 टाइम्स होती है, ये भी आपको याद रखना है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो वाटर की है वो है 0.01 स्ट्रोक, और एयर की जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो ज्यादा होती है 0.152 स्ट्रोक, लगभग 15 टाइम्स होती है। अब बताइए ऐसा क्यों? क्योंकि अब डायनेमिक विस्कोसिटी तो एयर की कम है, लेकिन काइनेमेटिक का फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन रो। अब जो डेंसिटी एयर की है वो एज कंपेयर टू वाटर बहुत कम होती है, इसीलिए अब डिनोमिनेटर जो है वो कम होगा तो टोटल वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, टोटल बढ़ेगी। इसीलिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी एयर की ज्यादा होती है, कितनी? 15 टाइम्स, और विस्कोसिटी वाटर की एयर के कंपैरिजन में 50 टाइम्स। तो ये जो एटलीस्ट ये 15 टाइम्स 50 टाइम्स ये डेटा जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अपने देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी क्या है, उसको स्टडी करते हैं। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी पे कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करेंगे? वो है टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैंने आपको बताया कि फ्लूइड्स जो है वो मेनली टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ही इंपैक्टेड होते हैं, इसलिए टेम्परेचर और प्रेशर के कारण विस्कोसिटी पे क्या अफेक्ट आएगा उसको हम स्टडी करेंगे। अब विस्कोसिटी कौन कौन सी है? म्यू है डायनेमिक विस्कोसिटी और न्यू है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और फ्लूइड कौन कौन से हैं? लिक्विड और गैस। तो इन सारे केसेस को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, आइए हम देखेंगे सबसे पहले डायनेमिक विस्कोसिटी पे इंपैक्ट किसका? टेम्परेचर का। डायनेमिक विस्कोसिटी किसकी? ऑफ लिक्विड की, ठीक है। इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा मेरे को बताइए कि डायनेमिक विस्कोसिटी जो है वो किस कारण होती है लिक्विड्स में? हाँ बिल्कुल, लिक्विड्स के अंदर ही बात कर रहा हूं मैं। ये होती है कोहेशन के कारण, प्योरली कोहेशन के कारण। और कोहेशन क्या है? दो पार्टिकल्स ऑफ सेम फ्लूइड जो हैं, सेम लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो मान लीजिए ये दो पार्टिकल्स हैं, इन दोनों के अंदर जो आपस का अट्रैक्शन है, जो हाथ मिलाकर ये परिवार रह रहा था पूरा, इनके अट्रैक्शन, इनकी बॉन्डिंग को बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। इनकी बॉन्डिंग को ये बोलते हैं। अगर आपने टेम्परेचर इनको दिया, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? इनको एनर्जी मिल जाएगी। क्या होगा? इनको एनर्जी मिल जाएगी। जब एक इंसान को एनर्जी मिलती है तो क्या होता है? वो झूमने लगता है। अब एनर्जी कैसे मिलती है इंसान को? या तो रेड बुल से मिलती है, और या फिर किससे मिलती है? आपको पता है ना किससे मिलती है। चलो छोड़िए, गलत मत समझना, मैं पार्टिकल्स के टेम्परेचर की बात कर रहा था, ठीक है। टेम्परेचर देंगे तो इनकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। तो एनर्जी बढ़ते ही ये क्या करेंगे? झूमना शुरू कर देंगे। तो इनकी जो बॉन्डिंग है वो कम हो जाएगी। आपस में झूम रहे हैं, दोनों को होश ही नहीं है, तो बॉन्डिंग पता ही नहीं कहां गई। तो इसलिए ये बोलते हैं कि ज्यादा एनर्जी आने से पार्टिकल्स के अंदर की बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है। तो वीक होने से क्या होगा? कोहेशन कम हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो म्यू लिक्विड कम हो जाएगी। ये समझ आ गया हमें, ठीक है। और वो भी
बढ़िया से कम हो जाएगी, ये भी समझ आ गया। ठीक है, तो अब डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि एनर्जी आ जाती है पार्टिकल्स में टेम्परेचर बढ़ाने से, और जब एनर्जी आ जाती है तो वो आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं, डिक्रीज हो जाता है उसके, इस कारण म्यू जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। किसको देखते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स की ही बात कर रहे हैं अभी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। न्यू का फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन रो। अब म्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर बढ़ने से। अब मेरे को यह बताइए कि टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड की डेंसिटी पर क्या इंपैक्ट होता है। क्या है कि ये लिक्विड जो है ये मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूलर आपस में अट्रैक्टेड है, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूलर्स का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, ये हमने सीख लिया। तो जब अट्रैक्शन फोर्स कम होता है तो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। तो अगर ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएंगे तो ये मान लीजिए वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगी। वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब अगर डेंसिटी डिक्रीज होगी तो डिनोमिनेटर डिक्रीज होगी, तो ये तो वैल्यू तो बढ़ेगी, लेकिन ये कम कर रहा है इसको, तो होगा क्या, एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। डायनेमिक काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिक्रीज तो होगी, बट उसकी रेट जो है वो एज कंपेयर टू डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी ज्यादा डिक्रीज होगी, काइनेमेटिक उतनी नहीं होगी, लेकिन हाँ डिक्रीज जरूर होगी, दोनों डिक्रीज होंगे, लेकिन रेट किसकी ज्यादा होगी, डायनेमिक की ज्यादा होगी। ये भी हमें समझ आ गया, क्यों, क्योंकि भाई डेंसिटी जो है वो इंपैक्ट कर रही है। ठीक है, तो चलिए अब लिक्विड के केस में क्या होता है ये तो हमें समझ आ गया, अच्छे से समझ आ गया। अब देख लेते हैं एक बार गैस को, देख लेते हैं कि गैस के केस में क्या होगा, इसको स्टडी करते हैं। किसको स्टडी कर रहे हैं, म्यू ऑफ गैस देख रहे हैं। अब मेरे को आप ये बताइए कि लिक्विड के केस में तो विस्कोसिटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण थी, क्या गैस के अंदर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण विस्कोसिटी थी? नहीं, हमने पढ़ा था कि गैस के अंदर जो विस्कोसिटी है वो किसके कारण होती है, इंटरमोलिक्यूलर कोलिजन्स के कारण होती है। दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं उसके कारण, या फिर रैंडमनेस के कारण होती है। किसके कारण है, रैंडमनेस के कारण। मान लीजिए इस कंटेनर में मैंने गैस रख दी, तो क्या होगा, ये आपस में पार्टिकल कोलाइड कर रहे होंगे। जो कोलाइड कर रहे होंगे, तो अगर किसी पार्टिकल को इस साइड से लेकर यहां तक मूव करना है तो बहुत सारे पार्टिकल से कोलाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कोलिजन होने के बाद वो यहां तक पहुंचेगा। तो इसका मतलब इसकी विस्कोसिटी जो रेस्ट्रिक्शंस आए इसके ऊपर, वो किसके कारण आए, इंटरमोलिकुलर कोलिजन या फिर रैंडमनेस के कारण आए। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी आती है, क्या करेंगे, इधर उधर फ्रीली मूव करेंगे। फ्रीली मूव करेंगे तो सब फ्रीली मूव करेंगे तो आपस में इनका कोलिजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनकी रैंडमनेस क्या होगी, बढ़ जाएगी। रैंडमली अरेंज हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी आने से तेजी से मूव करेंगे इधर उधर, तो कोलिजन्स बढ़ेंगे, रैंडमनेस बढ़ेगी, तो म्यू गैस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से म्यू गैस क्या है, बढ़ रही है। अब भाई लिक्विड में उल्टा हो रहा है और गैस में अलग चल रहा है, आपस में अलग अलग फंडे पेल रहे हैं, है ना। तो अब अपने को समझ आ गया कि विस्कोसिटी ऑफ गैस क्या है, बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने से। अब बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की किसकी, ऑफ गैस की। न्यू गैस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या हो रहा है। न्यू गैस जो है वो हो जाएगी म्यू गैस डिवाइड बाय रो गैस। म्यू गैस बढ़ेगी, ये हमें समझ आ गया। ठीक है, अब बताइए अगर लिक्विड की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो गैस की भी डिक्रीज होगी। सिंपल सी बात, गैस की भी डिक्रीज होगी। वही सेम, मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। अब क्या हो रहा है,
ये फैक्टर जो गैस की डेंसिटी डिक्रीज हो रही है ये विस्कोसिटी को बढ़ा रही है, और विस्कोसिटी डायनेमिक जो थी वो ऑलरेडी बढ़ रही थी। इसका मतलब अब ये बताइए कि क्या रेट जो है डायनेमिक काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, क्या वो ज्यादा नहीं होगी? बिल्कुल ज्यादा होगी। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है गैस की वो ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, अब ये चारों चीजें हमें समझ आ गई। मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से क्या इंपैक्ट आएगा, किसके ऊपर? विस्कोसिटी पर, चाहे वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, चाहे वो डायनेमिक विस्कोसिटी है, चाहे वो गैस की है, चाहे लिक्विड की है, क्या इंपैक्ट आएंगे? ये जो रिजल्ट्स हैं ये हमने देख लिए। अब आप इन रिजल्ट्स को अच्छे से, चाहे वीडियो को 2 बार सुनना पड़े, ये वीडियो को अच्छे से सुनकर ये रिजल्ट्स को समझ लें और याद कर लें। अब सेकंड जो पैरामीटर है वो है प्रेशर। प्रेशर के कारण क्या फर्क पड़ेगा, किस पर? लिक्विड की डायनेमिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर, ये देखते हैं। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैंने आपको बताया कि प्रेशर से कि लिक्विड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब प्रेशर के कारण लिक्विड की ना तो डायनेमिक विस्कोसिटी पर और ना ही काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर कोई चेंज नहीं आता है, कोई चेंज, क्योंकि प्रेशर से ना तो कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होता है, ना ही डेंसिटी चेंज होती है प्रेशर के कारण, क्योंकि लिक्विड्स जो हैं इनकम्प्रेसिबल नेचर के होते हैं जनरली। तो इसका मतलब लिक्विड की काइनेमेटिक और डायनेमिक विस्कोसिटी पर कोई चेंज नहीं आएगा। अब जहां तक बात है गैस की, तो गैस की जो विस्कोसिटी है डायनेमिक, इसके ऊपर तो कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डायनेमिक विस्कोसिटी गैस की होती है रैंडमनेस के कारण। प्रेशर बढ़ाने से किसी भी तरह की रैंडमनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जहां तक बात है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, वो होती है म्यू अपॉन रो। गैस का प्रेशर बढ़ाने से उसकी डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम डिक्रीज तो डेंसिटी बढ़ जाती है। तो एज ए होल काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। बस सिंपल एक ही प्रेशर के कारण इफेक्ट है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसकी? प्रेशर बढ़ाने से काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस जो है वो डिक्रीज हो जाती है। बाकी सब क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। तो ये सारे रिजल्ट्स आप याद रखेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग जो विस्कोसिटी है ये हमें क्लियर हो गया, और विस्कोसिटी पूरा आर्टिकल हमारा क्लियर हो गया। देखिए, अब ये विस्कोसिटी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं इनकी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दी है, और अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है। इसकी न्यूमेरिकल्स की सेपरेट वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा और उसको सीख लीजिएगा। सारे न्यूमेरिकल जो हैं वो हम साथ साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं इसके आगे थ्योरेटिकल जो पॉइंट्स है वो उनको मूव कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। न्यूमेरिकल के लिए इसके बाद आप न्यूमेरिकल करेंगे तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सारे के सारे आपके सारे डाउट्स जो हैं वो भी सॉल्व किए जाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स जितने भी हमने पढ़े न्यूमेरिकल में, एक एक करके उन सबको न्यूमेरिकल वाइज भी जो है हम देख लेंगे, ताकि एसएससी में, गेट में, ईएससी में या स्टेट एग्जाम्स में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं हम उनको अच्छे से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। बात करते हैं रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड्स। अब देखिए, रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड्स है क्या? रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, इन विच वी विल स्टडी द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स कौन से? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स हैं, उनके बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे, तो उस स्टडी को रियोलॉजी बोलते हैं। इसमें कौन कौन से फ्लूइड्स हैं जो उनका स्टडी करेंगे? देखिए, सबसे पहले है आइडियल फ्लूइड्स, सेकंड है न्यूटोनियन फ्लूइड्स, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स और प्लास्टिक फ्लूइड्स। देखिए, सबसे पहले आइडियल फ्लूइड्स। आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं? आइडियल फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स हैं जिसकी विस्कोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। विस्कोसिटी अगर किसी फ्लूइड की जीरो है तो उसको बोलेंगे आइडियल फ्लूइड्स। आइडियल फ्लूइड्स प्रैक्टिकली यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसा कोई लिक्विड नहीं है जिसके अंदर विस्कोसिटी होना, चाहे बहुत रेयर हो, कम हो, नेग्लिजिबल हो, लेकिन होगी जरूर। इसलिए अगर हमने एक ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन टाउ एंड du अपॉन dy, ठीक है, ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और ये है शेयर,
shear stress। इनके बीच में जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो इसमें अगर म्यू 0 हो जाएगा, हमें रिलेशन पता है टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, अभी तक हमने रिलेशन पढ़ी है। अगर म्यू 0 हुआ तो टाउ 0 हो जाएगा, चाहे डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू कितनी भी हो, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी लिखे आंसर तो 0 ही आएगा। तो टाउ हमेशा 0 रहेगा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि विस्कोसिटी 0 है। इसलिए ये जो ब्लैक कलर में लाइन दिखाई दे रही है ये किसका ग्राफ है, आइडियल फ्लूइड का ग्राफ है। तो आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपना न्यूटोनियन फ्लूइड। अब न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था। ये वो फ्लूइड्स हैं जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करते हैं। किसको ओबे करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। तो हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। अगर मैं टाउ में और डी यू अपॉन डी वाई में ग्राफ बनाऊं तो ये क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। स्ट्रेट लाइन को y इज इक्वल टू एम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये y हो गया, ये x हो गया, तो म्यू क्या हो गया, स्लोप हो गया। इसका मतलब ये लाइन क्या होगी, ग्राफ क्या होगा न्यूटोनियन फ्लूइड का, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है इसको बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसको, न्यूटोनियन फ्लूइड्स बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है न्यूटोनियन फ्लूइड का, इसका एग्जाम्पल है एयर एंड वाटर। ये दोनों किसके एग्जांपल्स हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड्स के एग्जांपल हैं। चलिए अब न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है ये हमें समझ में आ गया। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए एक जनरल रिलेशन के बारे में बताता हूं जो कि शियर और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में होती है। शियर इज इक्वल टू टाउ ए इंटू डी यू अपॉन डी वाई टू द पावर n प्लस बी। ये जो रिलेशन है इसको बोलते हैं, दिस इज ए जनरल रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब अगर मैं b की वैल्यू 0 रख दूं, b की वैल्यू को 0 रख दूं तो उनको ये सारे जितने भी नॉन प्लास्टिक फ्लूइड्स हैं, आइडियल फ्लूइड्स, न्यूटोनियन फ्लूइड्स और नॉन न्यूटोनियन, ये तीनों किस कैटेगरी में आ जाते हैं, नॉन प्लास्टिक फ्लूइड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि जो बचे सारे प्लास्टिक फ्लूइड्स होते हैं। तो नॉन प्लास्टिक फ्लूइड्स के केस में b की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अब हमें यह पता लग गया कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स के केस में टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी यू अपॉन डी वाई के। तो टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। तो इसकी पावर जो n आपको यहां दिखाई दे रही है, n की वैल्यू कितनी हो जाती है न्यूटोनियन फ्लूइड्स के केस में 1। तो मैंने लिखा n इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया न्यूटोनियन फ्लूइड्स। चलिए ये समझ आ गया। अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स कौन से हो गए, नॉन न्यूटोनियन वो फ्लूइड्स हो गए जिसके केस में जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे नहीं करते। इसका मतलब टाउ इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसे लिखूं डी यू अपॉन डी वाई टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी यू अपॉन डी वाई, तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू अपेरेंट इंटू डी यू अपॉन डी वाई। अब मैंने ऐसा इसलिए किया, सिंपली बस एक डी यू अपॉन डी वाई पावर टू द पावर n से बाहर निकाल लिया, और इस जो टर्म है इस टर्म को मैंने बोल दिया अपेरेंट विस्कोसिटी। क्या बोल दिया, अपेरेंट विस्कोसिटी बोल दिया, ठीक है जी। चलिए अपेरेंट विस्कोसिटी मैंने बोल दिया और ग्राफ प्लॉट कर दिया टाउ और डी यू अपॉन डी वाई में, ताकि इजीली ग्राफ प्लॉट हो जाए। लेकिन ये अपेरेंट विस्कोसिटी डिपेंड कर रही है इस पैरामीटर पर, a और b तो कांस्टेंट थे, b 0 हो गया, a की अभी कांस्टेंट है। अब डिपेंड किससे पे कर रही है, वैल्यू n पे डिपेंड कर रही है। अगर n की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो अपेरेंट विस्कोसिटी बढ़ेगी, अगर n की वैल्यू 1 से कम होगी तो अपेरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। इसीलिए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को दो टाइप में डिवाइड कर दिया, एक है डायलेटेंट फ्लूइड्स, दूसरा है सूडोप्लास्टिक फ्लूइड। दूसरा क्या हो जाएगा, सूडोप्लास्टिक फ्लूइड हो जाएगा। तो डायलेटेंट फ्लूइड्स कौन से होते हैं, वो फ्लूइड्स जिसकी n की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो अपेरेंट विस्कोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसलिए ग्राफ इंक्रीजिंग कर्व हो गया। तो डायलेटेंट फ्लूइड्स क्या हो जाएंगे, जिसमें n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और b की वैल्यू 0 के बराबर है। इसका एग्जांपल क्या होगा, आप देखिए डायलेटेंट्स को फ्लूइड के एग्जांपल को कैसे याद रखेंगे। देखिए अगर मैं वाटर के अंदर शुगर ऐड कर दूं और उसको गर्म करूं तो उसको बोलते हैं चाशनी। चाशनी से बने हुए जितनी भी स्वीट्स हैं, पकवान जितने भी हैं, वो सब हमारे दिल को भाते हैं। तो दिल को जो भाए तो वो क्या हो गए, डायलेटेंट फ्लूइड्स। तो एग्जांपल क्या हो गया,
शुगर इन वाटर, अगर वाटर में शुगर है तो सिमिलरली सैंड इन वाटर, स्टार्च, ये सब एग्जांपल किसके हो गए? डाइलेटेंट फ्लूइड्स के एग्जांपल हो गए। ठीक है, अब सूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स क्या होते हैं? सूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स में भी बी की वैल्यू 0 है, बस n लेस देन 1 है, जिसके कारण अपरेंट विस्कोसिटी क्या होती है? इसकी डिक्रीज होती है। तो n लेस देन 1, b इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं सूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स। इसका एग्जांपल क्या है? ये सूडो मतलब वो चीजें जो कि पड़ी पड़ी सड़ जाएं, जैसे कि मिल्क पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, ब्लड, ये सब किसके एग्जांपल्स हो गए? ये एग्जांपल हो गए सूडोप्लास्टिक फ्लूइड के। देखिए डाइलेटेंट फ्लूइड जो है इसको shear थिकनिंग के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? shear थिकनिंग, मतलब जैसे जैसे du अपॉन dy की वैल्यू जो है और टाउ और du अपॉन dy के ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसकी shear की वैल्यू बढ़ेगी, shear थिक होगा। क्यों? क्योंकि n ग्रेटर देन 1 है। सिमिलरली सूडोप्लास्टिक को क्या बोलते हैं? shear थिनिंग फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? shear थिनिंग फ्लूइड बोल देते हैं। तो shear थिकनिंग और shear थिनिंग का मतलब क्या समझ आ गया कि shear बढ़ रहा है तो थिकनिंग, shear कम हो रहा है तो shear थिनिंग हो गया। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं ये भी हमें समझ आ गया। अब अपने देखते हैं प्लास्टिक फ्लूइड्स। ठीक है, प्लास्टिक फ्लूइड्स को स्टडी करते हैं। इनके एग्जांपल्स भी आप याद रखिएगा। ये ESC, गेट, SSC, स्टेट एग्जाम सबके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए अपने को इनको याद रखना। अब देखिए प्लास्टिक फ्लूइड्स वो होते हैं जिसके अंदर बी की वैल्यू 0 नहीं होती। सबसे पहली बात, बी की वैल्यू 0 नहीं होगी प्लास्टिक फ्लूइड्स में। प्लास्टिक फ्लूइड्स 3 टाइप के हैं, आइडियल बिंगम, थिक्सोट्रोपिक और रियोपैक्टिक। अब आइडियल बिंगम, थिक्सोट्रोपिक और रियोपैक्टिक फ्लूइड क्या होते हैं इनको स्टडी करते हैं। जनरल इक्वेशन यही रहेगी। मैंने सिमिलरली क्या किया, कुछ इस तरीके से लिखा, a इंटू डी यू अपॉन डी वाई टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी यू अपॉन डी वाई प्लस बी। तो ये हो गया टाउ इज इक्वल टू म्यू अपेरेंट इंटू डी यू अपॉन डी वाई प्लस बी। ये इक्वेशन बनकर आ गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन में सिमिलरली वही फंडा होगा कि n की वैल्यू के हिसाब से जो फ्लूइड्स है वो चेंज हो जाएंगे। अगर n की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो उसको बोलेंगे आइडियल बिंगम फ्लूइड। n 1 होना चाहिए, b 0 नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे आइडियल बिंगम फ्लूइड। इस केस में ये जो आप इनिशियल देखिए इस ग्राफ को कैसे बनाएंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब यहां पर c की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये जो c कांस्टेंट है ना, इन टर्म्स ऑफ b जो ये कांस्टेंट आया, इसको बोलते हैं इनिशियल यील्ड स्ट्रेस। क्या बोलेंगे? इनिशियल यील्ड स्ट्रेस बोलेंगे। अब इनिशियली कुछ स्ट्रेस, अगर यील्ड स्ट्रेस प्रेजेंट हो, अगर आप फ्लूइड्स को मूव करना चाहते हैं और इनिशियली आपको एक स्ट्रेस लगाना पड़े, एक shear लगाना पड़े, तो उसको बोलते हैं आइडियल बिंगम फ्लूइड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट, सीवेज स्लज, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो अब अपने को आइडियल बिंगम फ्लूइड्स क्या होते हैं इसके बारे में पता लग गया। ये सब क्या है? प्लास्टिक फ्लूइड्स के अंदर आते हैं। अब थिक्सोट्रोपिक और रियोपैक्टिक, ये दोनों फ्लूइड्स जो हैं इनको हम टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? टाइम डिपेंडेंट। अगर कोई आपसे पूछ ले तो बताइए कि टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स कौन से हैं, तो आंसर होगा थिक्सोट्रोपिक एंड रियोपैक्टिक। कैसे? टाइम के साथ साथ के टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, थिक्सोट्रोपिक ऐसा फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। अगर थिक्सोट्रोपिक की विस्कोसिटी बढ़े टाइम के साथ तो ये कर्व किसका हो जाएगा? थिक्सोट्रोपिक का हो जाएगा। ये टाइम डिपेंडेंट है। और टाइम के साथ अगर विस्कोसिटी डिक्रीज हो तो उसको बोलते हैं रियोपैक्टिक। अब यहां पर टाइम के साथ विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए आप इसको कर्व को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से लिंक मत करिएगा। आप कहोगे सर कर्व तो इंक्रीजिंग है, विस्कोसिटी डिक्रीज कैसे होगी? मैं टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। यहाँ जो वैल्यू, मैं डी यू अपॉन डी वाई ग्राफ की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपली बता रहा हूं कि टाइम डिपेंडेंट। यहाँ रिवर्स चीज है, कर्व इंक्रीजिंग है फिर भी विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है,
कर्व डिक्रीजिंग है, विस्कोसिटी इंक्रीजिंग हो रही है, क्योंकि मैं टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। तो ये दोनों फ्लूइड क्या हो जाएंगे, टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड हो जाएंगे। तो ये सारी क्या हो गई, रियोलॉजी ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। ये सब जो भी फ्लूइड्स हैं उसकी रियोलॉजी है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड्स के डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर हमने स्टडी किए। यहां से किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल नहीं आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, यहां तक हमने जितना भी आर्टिकल्स पढ़े मेनली विस्कोसिटी, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का मैंने जो डिफरेंट वीडियो बनाकर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वो आप देख लीजिए। सारे न्यूमेरिकल्स आप हम वहां सॉल्व करेंगे। इसके बाद में एक लेक्चर 3 जो है फर्स्ट चैप्टर का मैंने बनाया है, उसके अंदर हम कैपिलरी इफेक्ट्स जो है उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों थैंक्स, एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरों का भी भला करें और खुद का भी भला करें, है ना। चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर।